CAPFSC 2024 PST, PET, MST is ongoing process, still ongoing, और अभी स्टार्ट ही एक तरह से हुआ। तो those candidates who cleared, who qualified all steps, means physical standard test, physical efficiency test, and medical standard test. सो अब उनके लिए नेक्स्ट स्टेज क्या है? इंटरव्यू, पर्सनालिटी टेस्ट। तो ये आपका PST, PET, MST है, वो एक ऐसा फेज है जिसमें मार्क्स नहीं आपको मिलते हैं, लेकिन विदाउट क्लियरिंग दैट फेज यू कैन नॉट गो नेक्स्ट फेज, दैट इज इंटरव्यू। जो आप जो भी कैंडिडेट्स रिटर्न क्वालिफाई हो, सब पोटेंशियल कैंडिडेट्स थे और हो फाइनल सिलेक्शन के लिए। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, कुछ कैंडिडेट्स रेगुलर बेसिस पे, जब तक आपका फिजिकल मेडिकल टेस्ट चलेगा, कुछ कैंडिडेट्स डेली बेसिस पे बाहर होते जाएंगे। सो फाइनली जब PST, PET फिनिश हो जाएगा, तो आप जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स में बी 1500 टू 1650 के आसपास, करीब 1500 से 1650 के आसपास, मतलब बीच में कुछ भी हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस रेंज में कैंडिडेट्स बचेंगे जो जिनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, जिनको यूपीएससी बिल्डिंग में जाने का मौका मिलेगा। जैसा कि आप जानते हो कि जो टोटल हमारा एग्जाम है वो 600 मार्क्स का एग्जाम है। 600 मार्क्स में 450 मार्क्स का एग्जाम आपका हो चुका है। अब जो बचा है आपका 150। तो ये 450 में यदि देखोगे तो 450 मार्क्स के जो एग्जाम हुए हैं, उसमें सपोज करो कि जिनका 225 है, तो 225 का मतलब 50% होता है, यानी जिनका भी 225 मार्क्स उसमें से होगा, वो उनके लिए बहुत अच्छा स्कोप है, एक्सेलेंट चांस है। इनफैक्ट किसी कैंडिडेट का 200 भी है तो उनके भी अच्छे चांस है, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हो। यदि आप जनरल कैंडिडेट होते हो तो ऑब्वियसली ये थोड़ा एक्स्ट्रा मार्क्स लाना पड़ता है। ओबीसी के करीब करीब थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। रिटर्न में तो जनरल और ओबीसी के बराबर रहते हैं अभी हाल के दिनों में, हाल के कपल ऑफ ईयर्स में। लेकिन फाइनल में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, कभी 1 नंबर का, कभी 2 नंबर का, कभी 5 नंबर का, डिपेंडिंग ऑन। तो अब आपके, यानी कि पिछले जो 450 मार्क्स के आपके प्रोसेस हुए, उसमें 50% मार्क्स आपका बहुत अच्छा माना जा रहा था। लेकिन अब जब ये 150 मार्क्स का है, इसका 50% करोगे तो 75, और इसमें 75 बहुत पैथेटिक माना जा रहा है। यहाँ हमने आपको रिटर्न में बोला कि 50% मार्क्स है, तो वो आपका रिस्पेक्टेबल माना जा रहा है, बहुत अच्छा माना जा रहा है, खास करके इस ईयर में 225 जिनका भी है बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ मैं कह रहा हूं कि ये पैथेटिक है। अब पैथेटिक का यदि मैं बहुत खराब कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये लाने वाले सेलेक्ट नहीं होंगे, 65 लाने वाले भी सेलेक्ट हो सकते हैं। लेकिन आपको अभी जो ट्रेंड चल रहा है, तो इंटरव्यू में हमेशा ध्यान रखो 100+ तो अभी हर हाल में टारगेट करो। तो जो कैंडिडेट्स क्लियर कर चुके हैं, अब उनके लिए है कि यस, हम इंटरव्यू में जाएंगे, यूपीएससी बिल्डिंग में जाएंगे। अब उनका जैसे जैसे कि अभी चूंकि स्टार्ट ही हुआ है, फिजिकल मेडिकल अभी स्टार्ट हुआ है, तो अभी धीरे धीरे कैंडिडेट्स और डेली बेसिस पे कुछ कुछ है पास होते जाएंगे। तो जैसे जैसे क्लियर करते जाएंगे, वैसे वैसे उनका जो भी नंबर बढ़ता जाएगा कि यस, मैं अब हो गया हूँ एलिजिबल इंटरव्यू में जाने के लिए, ऐसा चलता रहेगा। तो जिनका जिनका जैसे जिनका फर्स्ट डे हुआ, तो ऑब्वियसली बात है कि उनको पहले क्लियर हो गया कि यस, नाउ आई एम गोइंग टू अपेयर इन इंटरव्यू। किसी का होगा दिसंबर इन में, पता चलेगा ना कि हम इंटरव्यू में जा रहे हैं या नहीं। तो जिनका अब क्लियर हो गया, अब वो इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क करना स्टार्ट कर दो, इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। इंटरव्यू में आप देख रहे हो कि एज लो एज 45 मार्क्स भी मिल रहे हैं, और एज हाई एज 130 मार्क्स भी मिल रहे हैं। इनफैक्ट 130 मार्क्स जो है 22 में पहली बार जो यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट के, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है लास्ट मोर देन 1 डेकेड का, तो 22 में मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि 130 मार्क्स किसी को मिला। 23 वाले बैच में 126 मार्क्स मिला था हाईएस्ट, और 21 वाले में 120 हाईएस्ट मार्क्स मिला था। उसके पहले ईयर में देखो 113 हाईएस्ट रहा था।
तो इधर आप लास्ट 3 इयर्स में देख रहे हो, 21 में 120, 22 में आपका 130 मार्क्स, और 23 में 126 मार्क्स हाईएस्ट है, और 45 मार्क्स आपका लोएस्ट है। 45 मार्क्स वाले कोई सेलेक्ट नहीं हुए हैं, लेकिन मार्क्स मिले हैं। कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स मिले हैं 45 भी। तो एज लो एज 45 मार्क्स भी आपके इंटरव्यू में मिल रहे हैं, और एज हाई एज जो है 130 भी मिल रहे हैं। तो आपको टारगेट करना है। अब 130 भी लिमिटेड लोगों को मिलेगा, 45 भी एक दो कैंडिडेट, दो चार कैंडिडेट को ही मिलेंगे, लेकिन 130 भी दो चार ही कैंडिडेट को मिलेंगे, 125 प्लस ही दो चार 10 कैंडिडेट को मिलेंगे। तो आप ये नहीं कहोगे कि 130 मिला है तो 130 का ही हमको आ जाएगा, नहीं। लेकिन टारगेट रखने में आपको, अब ये यदि कोई भी बैरियर टूट गया है तो आप तो एस्पायर हो सकते हो ना। जैसे आप देखोगे इस बार जो इंडिया टेस्ट खेल रहा था बैंगलोर में, जो फर्स्ट टेस्ट हुआ था इंडिया और न्यूजीलैंड का, तो उसमें फर्स्ट इनिंग में, यानी आपके पास अनलिमिटेड टाइम एक तरह से है ना, कि आप जितना देर टिके रहो, 46 रन में पूरा टीम आउट हो गई। टेस्ट में कभी कभी एक टाइम था कि 250 ओवर में बनाना मुश्किल था। आज के डेट में देख रहे हो 280, 290, 300 प्लस 2020 में बन रहा। तो हमेशा वंस वो बैरियर पहुंच गया तो हो सकता है उससे ज्यादा भी, लेकिन हाँ एक लिमिट है। मैं ये कह रहा हूं हो सकता है 24 वाले बैच में किसी को 115 से हाईएस्ट ज्यादा ना दिया जाए, हाईएस्ट 115 भी हो सकता है ऐसी पॉसिबिलिटी। ये डिपेंड करता है यूपीएससी के ऊपर या बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यदि किसी को किसी ईयर में, इधर हाल के लास्ट के आप लेटेस्ट देखो, तो 130, 120, 126 यदि मिला है तो आपका एस्पायरेशन होना चाहिए कि हम भी एस्पायर हो सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो इंटरव्यू के बूते सेलेक्ट होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो इंटरव्यू के दम पे आपका अच्छा आपको मिल रहा है। सपोज करो कि 240 आपको रिटर्न में आ गया, अब 110 आप ले आते हो, तो 350 में आपको जो बेस्ट चॉइसेस है, फर्स्ट चॉइस आपका है, वो मिल जाएगा। लेकिन मान के चलो यहां आप 230 लाए और इधर आप 80 ला रहे हो सपोज, तो क्या क्या होगा, 310 होगा। तो जनरल कैंडिडेट्स हो सिलेक्शन में भी हो जाएगा, लेकिन वो आपको लास्ट चॉइस मिलेगा। तो हमेशा ध्यान रखो कि अभी आपके पास बहुत स्कोप है, और इंटरव्यू में 70, 80, 80% प्लस मार्क्स मिल रहा है। तो 80% आपका 120 होता है, तो 120 प्लस तो मार्क्स मिल रहे हैं ना कैंडिडेट्स को। और ऐसा नहीं है कि जिनका, अब जैसे 23 वाले बैच में देखो, तो जो 120 लाए हैं वो, सॉरी 126 जो हाईएस्ट, जिनका सिलेक्शन वाले में 126 हाईएस्ट जो है, वो उन उस स्टूडेंट को मैंने गाइड किया है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं मेरे कारण उनका आया, नहीं। मैं लकी हूं कि वो मेरे गाइडेंस में थे, मुझे खुशी हुई कि वो मेरे से जुड़े हुए थे। अभी जैसे और एक दो थे, 122 आया, लेकिन इन स्पाइट ऑफ 122 इंटरव्यू में आने के बाद सिलेक्शन नहीं हुआ। मुझे खुशी है कि वो मेरे से जुड़े हुए थे, लेकिन इस बात का दुख हुआ कि इन स्पाइट ऑफ 122 के बाद भी उनका नहीं हुआ, क्योंकि रिटेन में एकदम बॉर्डर पे थे। तो आप बहुत कुछ चेंज कर सकते हो। डीएफ आपका जो है डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म है, वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, उसको आधार लेकर के चलना है। और इंटरव्यू इज नॉट अबाउट कि आपसे कोई वो सॉल्यूशन पूछ रहे हैं कि जो रशिया यूक्रेन क्राइसिस है उसको कैसे समाप्त किया जा सकता है, या भारत की पॉवर्टी को कैसे समाप्त किया जा सकता है। इससे आपको डिटेल सॉल्यूशन नहीं चाहते हैं वो ये जानना चाहते हैं कि गरीबी है इंडिया में, क्या आपको पता है, या गरीबी का डेफिनेशन क्या है, रिलेटिव पॉवर्टी क्या है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या है, भारत किन किन समस्याओं से जूझ रहा है, हमारे जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मणिपुर में कुछ हो रहा है, और हो रहा है तो क्या हो रहा है, क्या उसके समाधान हो सकते हैं। ये समाधान आपसे इस वजह से नहीं पूछते कि आपको वहां इंटरव्यू के जस्ट बाद भेजा जाएगा और आप समाधान करोगे, नहीं। एक अवेयर सिटीजन होने के नाते, एक गैजेटेड ऑफिसर के एस्पिरेंट होने के नाते, आपको यह जानने की जरूरत है कि देश में क्या हो रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है, सोशल मीडिया के क्या इम्पैक्ट हैं। जो अभी डिजिटल अरेस्ट देख रहे हो, आप क्राइम देख रहे हो महिलाओं के अगेंस्ट, बच्चों के अगेंस्ट, तो क्या ये आप अवेयर हो
शराबबंदी है सपोज करो कुछ स्टेट्स में, पॉलिटिकल रैलीज होते हैं, इलेक्शन होते हैं देश में, स्टेट्स में हो रहे हैं इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जा रही है। तो क्या आप अवेयर हैं इन चीजों को, इन चीजों से? यू शुड नो अबाउट व्हाट ऑल आर हैपनिंग। जीएस जो है वो अनलिमिटेड है। क्या आप सब चीज जान सकते हो? नहीं। गोन आर द डेज व्हेन नॉलेज वेयर लिमिटेड। कहा जाता है ऐसा कि एरिस्टोटल अपने जीवन काल में वो शायद लास्ट ऐसे पर्सन थे जो अपने टाइम के जो भी कुछ जानने लायक था और जो भी नॉलेज उपस्थित था उसके बारे में वो जानते थे। भले आज के कंटेक्स्ट में देखो तो एरिस्टोटल गलत थे बहुत सारी चीजों में, लेकिन उस टाइम के अनुसार वो सही था। अब जैसे सोचो, आज से 10,000 20,000 ईयर्स बैक जाओ तो ह्यूमैनिटी के पास बुनियादी कुछ भी जरूरतें, बुनियादी आज जो बुनियादी चीजें लग रही है उस समय इलिट क्लास के पास भी नहीं था। आज एक साधारण आदमी, एक आप गैजेटेड ऑफिसर हो, बिलीव मी, आज से 300 साल पहले जो बादशाह थे कुछ चीजों में आप उनसे बेटर लाइफ जियोगे जब एक गैजेटेड ऑफिसर बन जाओगे तो। लेकिन इतिहास में उनका नाम है, तो उस समय के अनुसार वो बादशाह थे। अभी मैं एक बुक पढ़ रहा था युवल नोआ हरारी की, उसमें एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट था, मतलब ए नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स ऑब्वियसली है, लेकिन एक मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा कि एक वो वक्त था कि फ्रांस के जो सम्राट थे वो इलीट क्लास के लोग उनके यहाँ गेस्ट जब होते थे तो एल्युमिनियम के बर्तन में उन्हें खाना देते थे। सोचो, इलीट क्लास के लोग को एल्युमिनियम के बर्तन में क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम एक्सट्रैक्शन जो था वो तब एक्सट्रीमली डिफिकल्ट था। एल्युमिनियम एक्सट्रैक्शन बहुत मुश्किल काम था। तो एल्युमिनियम बहुत थोड़ा सा किसी ढंग से एक्सट्रैक्ट किया जाता था, तो उसके जो बर्तन होते थे वो काफी कीमती होते थे। तो जो इलीट क्लास के बादशाह, बादशाह के गेस्ट कोई बादशाह हुआ तो उनको देते थे। आज के डेट में कोई भी यदि एल्युमिनियम के बर्तन में खाना दे रहा, इसका मतलब क्या है कि आप ये मानोगे कि उनकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं है। यस, एल्युमिनियम के बर्तन आप खाना बनाने में यूज कर रहे हो, लेकिन हर कोई उसको यूज नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग हैं आज के डेट में, आप नॉन स्टिक आइटम्स का यूज कर रहे हो, लेकिन फिर भी एल्युमिनियम का खाना बनाने में लेकिन खाना खाने में जनरली जनरली मैं कह रहा हूँ कि जो लोअर रंग ऑफ सोसाइटी है, लोअर रेंज में है, वो यूज कर रहे हैं। इलीट क्लास क्या यूज करेगा? सपोज स्टेनलेस स्टील, आपका डिफरेंट सिंथेटिक जो है चाइना ग्लास और अदर थिंग्स है, या आप ब्रोंज का यूज करोगे। आप किसी के पास ज्यादा है वो सिल्वर का यूज कर सकते हैं। लेकिन एक समय एल्युमिनियम जो था वो आपका गोल्ड से महंगा हुआ करता था। तो चीजें टाइम के साथ चेंज होता है। तो सोसाइटी में जो कुछ चेंज हो रहा है, इकोनॉमी में जो कुछ चेंज हो रहा है, इंटरनेशनल रिलेशंस में जो कुछ चेंज हो रहा है, क्या हम उनसे अवेयर हैं? आज से 200 साल पहले जो कुछ चीजें थी, आज उसका रिलेवेंस में भी नहीं हो सकता, लेकिन कुछ चीजें हैं उनका रिलेवेंस है। सत्य, अहिंसा, ट्रूथ, नॉन वायलेंस देखा जाए तो हाल के दिनों में महात्मा गांधी के बाद महात्मा गांधी ने काफी लोकप्रिय किया, लेकिन ये पहले भी था। 2,500 साल पहले बुद्ध, महावीर ये क्या कर रहे थे? ये भी ट्रूथ और नॉन वायलेंस को प्रमोट कर रहे थे। बुद्धा ने मध्यम मार्ग दिया था। तो आज जो कुछ भी ज्ञान है आज बहुत अनलिमिटेड हो गया है। हर कुछ आप नहीं जान सकते हो, लेकिन छोटी छोटी चीजों से अवेयर आपको होना है। प्लस आपकी पर्सनालिटी मायने रखती है। आप एक कमांडिंग ऑफिसर बनने जा रहे हैं, ऑब्वियसली कमांडिंग ऑफिसर प्रॉपर जो कमांडेंट है वो बहुत टाइम लगेगा बनने के लिए, लेकिन एज ए असिस्टेंट कमांडेंट आप ऑफिसर कमांडिंग होंगे आप अपनी कंपनी के, तो बहुत सारे लोग आपको फॉलो करेंगे, आपके कमांड का वेट करेंगे, आप कमांड दोगे तो उसके फॉलो करेंगे। तो ये सारी चीजों से आपकी पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए, इन द सेंस कि आपका दिखना चाहिए कि आई एम कॉन्फिडेंट इनफ। कपड़े आपके, आपके रिस्पॉन्ड करने के तरीके, आपके आई कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीजें आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है।
हर कंपोनेंट के मार्क्स होते हैं, स्पेसिफिक वो नहीं बताते हैं, लेकिन मार्क्स होते हैं। आप किस ढंग से रिस्पॉन्ड कर रहे हो, आप प्रॉब्लम सोल्वर हो या प्रॉब्लम क्रिएटर हो, आप निगेटिव एटीट्यूड रखते हो या पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हो, सोसाइटी के किसी सेगमेंट पार्टिकुलरली वल्नरेबल जो है, वल्नरेबल सेक्शन है, वीमेन है, चिल्ड्रन है, दोज हु आर विक्टिम्स ऑफ डिफरेंट कैलेमिटीज, इधर मैन मेड और नेचुरल, आप उनके प्रति कैसा रवैया रखते हो, ये आपसे कम्युनिकेशन के ड्यूरेशन में वो जज करने की कोशिश करते हैं। ऑब्वियसली ये ऑब्जेक्टिव थिंग्स कंप्लीटली नहीं है, सब्जेक्टिव बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट बोर्ड जो है अनबायस होने की कोशिश करती है। तो आपको एन नंबर ऑफ चीजें जानने की जरूरत होती है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इंटरव्यू आपका जो है मोस्ट प्रोबेबली मई में स्टार्ट होगा, तो आपके पास अभी टाइम है। जिनका पहले सपोज फिजिकल मेडिकल क्लियर हो गया है तो उनके पास सफिशियंट टाइम है, उनके पास अच्छा खासा टाइम है। ग्रेजुअली आपको इंप्रूव करना है। किसी का सपोज करो कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा नहीं है, तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पुश करना है, एक्स्ट्रा वर्क करना है। आप ऑलरेडी उन इलीट ग्रुप में आ गए हो ना जो इंटरव्यू देने जाएंगे, तो आपको अभी से वर्क करना है। मैं आपके साथ हूँ। जो भी सिंपल क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स होता है, तो मैं ऑलवेज कैंडिडेट को मोटिवेट करता हूँ कि आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। आपके जो क्वेश्चन क्यूरी डाउट होते हैं वो उसको आप अराइज कर सकते हो। मेरे नॉलेज में जो मुझे लगता है मैं रिप्लाई करता हूँ। लेकिन डेडिकेटेड जिनको भी लगता है कि यस हमें डेडिकेटेड गाइडलाइंस चाहिए, डेडिकेटेड मॉक इंटरव्यू क्लासेस टाइप का बीच बीच में मैं आपसे कम्युनिकेट प्रॉपर तरीका से करूँ, तो ऑल आर वेलकम। एवरी टाइम मैं कैंडिडेट्स को गाइड कर रहा हूँ। ऑब्वियसली एक मेरी ये हॉबी है, मेरी इंटरेस्ट है, मेरा पैशन है कि सो मेनी कैंडिडेट्स जब क्वालिफाई होते हैं तो एक मैं कह सकता हूँ यस इन कैंडिडेट के क्वालिफाई करने में मेरा भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन है, मैं भी इनके जर्नी का पार्ट हूँ। तो कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स होता है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। विद टाइम पासेस जिनको भी ज्वाइन करना होगा, जिनको भी लगेगा कि यस हमें गाइडेंस लेना है, तो आप मैसेज कर सकते हो। मैं आपके साथ हूँ। ओके, और मैं आगे चीज़ों को अपडेट करता रहूंगा। थैंक यू।